बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एबॉर्शन के बारे में पढ़ेंगे। एबॉर्शन की डिफिनेशन है कि ह्यूमन प्रेगनेंसी की जब टर्मिनेशन हो जाए 28 वीक्स से पहले तो इसको एबॉर्शन कहते हैं। एबॉर्शन की दो टाइप्स हैं। मेडिकल एबॉर्शन जिसमें मेडिसिन दे के एबॉर्शन कराई जाती है, और सर्जिकल एबॉर्शन जिसमें किसी सर्जिकल प्रोसीजर की ज़रूरत होती है एबॉर्शन के लिए। एबॉर्शन के 3 साइन सिम्टम्स हैं टिपिकली। एक तो है कि वेजाइना से स्पॉटिंग होती है, यानी थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, या फिर सही वाली ब्लीडिंग होती है। पेन एंड क्रैम्पिंग, या तो पेन होता है या फिर थोड़ा सा मरोड़ होता है एब्डोमेन में। और फ्लूइड और टिश्यू जो है, जो कि असल में एमनियोटिक सैक और फीटस होता है, तो वो वेजाइना से निकल रहे होते हैं। काजेज़ क्या है एबॉर्शन की? तो पहली जो बड़ी काज बताई गई है वो है जीन और क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़। तकरीबन 50% मिसकैरेजेस जो है उसका ताल्लुक एक्स्ट्रा या मिसिंग क्रोमोसोम से होता है। क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स जो है वो गलती से हो जाता है, और इसमें पेरेंट्स जो है उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, उनका कोई इनहेरिटेंट प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन बेबी के क्रोमोसोम्स में कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी जो है उससे आगे क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। ब्लाइटेड ओवम वो ओवम है कि जिसमें एम्ब्रियो नहीं फॉर्म होता। एक ओवम जो होता है वो यूट्रस के वॉल से अटैच हो जाता है, और 4th या 5th वीक्स पे वो खुद ही जो है रिमूव हो जाता है, एक्सपेल हो जाता है, क्योंकि उसमें एम्ब्रियो नहीं होता। फिर है इंट्रायूट्राइन फीटल डिमाइस। ये इस सिचुएशन में एम्ब्रियो बनता है, लेकिन वो डेवलप होना स्टॉप हो जाता है, और प्रेगनेंसी और उसकी डेथ हो जाती है, और फिर कोई साइन सिम्टम्स प्रेगनेंसी के जो है वो नहीं होते। प्रेगनेंसी के साइन सिम्टम्स नहीं होते, और प्रेगनेंसी लॉस के जो है साइन सिम्टम्स आ जाते हैं। फिर अगली एबनॉर्मल प्रेगनेंसी जो है वो मोलर प्रेगनेंसी या पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी है। ये इसमें भी क्रोमोसोमल डिफेक्ट होता है। मोलर प्रेगनेंसी में फादर की तरफ से 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं। नॉर्मली जो है ना, एक फीटस में या एम्ब्रियो में जो है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम फादर से आते हैं, 23 मदर से आते हैं। तो इस तरह ये 46 क्रोमोसोम पूरे हो जाते हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है मोलर प्रेगनेंसी में कि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो फादर से आए हैं। इसमें फीटल डेवलप ही नहीं होता, और एबनॉर्मल प्लेसेंटा बनता है, फीटल डेवलप ही नहीं होता। दूसरी टाइप जो है वो पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी है। इसमें मदर की तरफ से एक सेट ऑफ क्रोमोसोम आता है, लेकिन फादर की तरफ से वही 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं, तो ये पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी कहलाती है। इसमें प्लेसेंटा में एबनॉर्मेलिटीज़ होती है और एबनॉर्मल फीटल बनता है। तो मोलर और पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी जो है वो दोनों में ही प्रेगनेंसीज जो है, बेबी जो है वो वायबल नहीं होता। ये तो वो फैक्टर क्या है? एज। अगर कोई फीमेल की एज 35 ईयर्स से ज़्यादा है तो उसमें मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं एक यंगर फीमेल से। 35 ईयर्स की एज में एक फ़ीमेल में 20% रिस्क होता है मिसकैरेज का। 40 ईयर्स की एज में ये रिस्क जो है ये 40% बढ़ जाता है, और 45 ईयर्स की एज में ये रिस्क 80% तक बढ़ जाता है। प्रीवियस मिसकैरेजेस अगर किसी को हुए हैं, जिसके 2 या उससे ज़्यादा कंसेक्टिव मिसकैरेजेस यानी कि एक के बाद दूसरे मिसकैरेजेस उसके हुए हैं, तो वो हाई रिस्क पे है मिसकैरेज के लिए। फिर कोई क्रॉनिक कंडीशन हो, वो ख़वातीन जिनको कोई क्रॉनिक कंडीशन हो, जैसे उनको अनकंट्रोल्ड डायबिटिक है, तो वो भी मिसकैरेज के लिए हाई रिस्क पे होती हैं। यूट्राइन और सर्वाइकल प्रॉब्लम्स हो, यूट्राइन
एबनॉर्मेलिटीज़ जो है, जैसे वीक सर्वाइकल टिश्यू, इनकम्पिटेंट सर्विक्स जो होता है, उसमें रिस्क मिसकैरेज का बढ़ जाता है। पहले भी ये बात हमने डिस्कस की है, वो हमने काजेज़ में की है, अब हम रिस्क फैक्टर्स में कर रहे हैं। फिर स्मोकिंग, अल्कोहल और इलिसिट ड्रग्स जो है, अगर कोई खातून इस तरह के ड्रग्स ले रही होती हैं तो उनमें चांसेस मिसकैरेज के ज़्यादा होते हैं बनिस्बत उन ख़वातीन के जो कि स्मोकिंग, अल्कोहल और इलिसिट ड्रग्स नहीं ले रही होती। वेट का भी इफ़ेक्ट होता है मिसकैरेज पे। वो ख़वातीन जो अंडर वेट होती हैं, उनका वेट हद से ज़्यादा कम होता है, या ओवर वेट होती है जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो उनमें मिसकैरेज के रिस्क जो है वो बढ़ जाते हैं। इन्वेसिव पेरेंटल टेस्ट जो किए जाते हैं, ऐसे टेस्ट कि जिसमें आप बेबी को या यूट्रस को या एमनियाटिक फ्लूइड को आप उनके साथ हैंडलिंग करते हैं, तो उसमें मिसकैरेज होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ इस तरह टेस्ट होते हैं जैसे क्रियोनिक वेलस सैम्पलिंग या फिर एमनियोसेंटेसिस जो है, इसमें आप थोड़ा सा भी उसको करते हैं सेक को या बेबी को, थोड़ा सा भी हैंडलिंग उसके साथ हो जाती है तो वो मिसकैरेज का बायस बनता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है एबॉर्शन की? कुछ ख़वातीन में मिसकैरेज के साथ यूट्राइन इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको सेप्टिक मिसकैरेज कहते हैं। इस इन्फेक्शन के फिर क्या साइन सिम्टम्स होंगे? इन ख़वातीन को टेम्परेचर होगा, उनको चिल्स आएंगे, कपकपी तारी होगी उन पे, लोअर एब्डोमेन को टच करने पे टेंडरनेस फील होगी, यानी कि पेन टच करने पे, एब्डोमेन को टच करने पे जो पेन हो उसको टेंडरनेस कहते हैं। फ्यूल स्मेलिंग आएगी विजाइनल डिस्चार्ज से। प्रिवेंशन इसकी क्या हो सकती है? मिसकैरेज के साथ हम कोई भी प्रिवेंशन नहीं कर सकते, लेकिन सिंपली हम वो ख़वातीन की अच्छी केयर करें जो कि प्रेग्नेंट है, वो अच्छी केयर करें अपनी, तो मिसकैरेज से बचा जा सकता है। मतलब वो क्या करें? रेगुलर पेरेंटल केयर लें, प्री नेटल केयर लें। प्री नेटल केयर वो कैसे लेती हैं? डॉक्टर के पास ओपीडी में जाके वो अपना चेकअप कराती है। वो सारे फैक्टर्स जो उसके लिए मिसकैरेज का बायस बन सकते हैं, जैसे हाई डायबिटिक हो उसको, हाइपरटेंशन हो वो, या उसको और कोई ऐसा मसला हो रहा है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट लेकर वो बच सकती है एबॉर्शन से। फिर है मिसकैरेज के रिस्क फैक्टर से बचा जाए, जैसे कि स्मोकिंग या अल्कोहल या इलिसिट ड्रग्स जो है, वो तो पहले से ही मालूम है कि रिस्क फैक्टर्स हैं और वो चांस को बढ़ा रही है मिसकैरेज का, तो उसको ना लिया जाए। मल्टीविटामिन्स वो रोज़ाना लें ताकि उनमें कोई वीकनेस ना आए, उनकी बॉडी स्ट्रॉन्ग रहे, उनको अच्छी भूख लगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो। फिर कैफ़ीन के इंटेक जो है उसको कम करें। एक स्टडी हुई है जिसमें ये पता चला है कि कैफ़ीन के 2 जो है कप्स या बेवरेजेस, जो कप है या ग्लास है जो भी है, अगर एक डे में लिए जाएं, एक दिन में लिए जाएं, तो ये मिसकैरेज के रिस्क को बढ़ा देते हैं। फिर डायग्नोसिस इसकी कैसे करेंगे? जो प्रेग्नेंट लेडी है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के पास जाके अपना चेकअप कराएं, तो उसमें पता चल सकता है कि अगर उसका सर्विक्स डायलेट होना शुरू हुआ है, या फिर वो अल्ट्रासाउंड कराएं जिसमें पता चले कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट और हार्ट बीट सब सही है, और डायग्नोज हो जाएगा अगर सही नहीं है। लेकिन अगर किसी अल्ट्रासाउंड में पता ना चलें, प्रॉपर पता ना चलें, डायग्नोसिस ना बन सकें, तो दूसरी दफ़ा भी अल्ट्रासाउंड करा लें। फिर टिश्यू का टेस्ट किया जाता है, जो सर्विक्स से टिश्यूज़, वेजाइना से टिश्यूज़ पास हो रहे हैं उनका टेस्ट किया जाए, ताकि वो कंफर्म हो कि ये मिसकैरेज के टिश्यूज़ हैं या कोई और इस तरह रिलेटेड कोई वजह है जिससे ये टिश्यूज़ आ रहे हैं। फिर क्रोमोसोमल टेस्ट कराए जाए। 2 या 2 से ज़्यादा अगर प्रीवियस मिसकैरेज हुए हैं किसी के,
तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो आपका ब्लड लेगा, किसी प्रेग्नेंट खातून का ब्लड लेगा और उसके पार्टनर का भी, और उससे मालूम हो जाएगा कि अगर कोई क्रोमोसोमल फैक्टर्स हैं इस मिसकैरेज के तो वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे। फिर ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं। प्रेगनेंसी के लिए जो ब्लड टेस्ट कराया जाता है उसमें क्रियोनिक गोनेडोट्रोफिन, ह्यूमन क्रियोनिक गोनेडोट्रोफिन का लेवल देखा जाता है। और ये टेस्ट अगर दोबारा भी कराया जाए और उसका लेवल जो है वो नॉर्मल लेवल से चेंज हो, एबनॉर्मल लेवल हो, तो फिर आपको इंडिकेशन, आपको पता चल जाता है कि कोई प्रॉब्लम है, और फिर उसके बाद मज़ीद आप इन्वेस्टिगेशन करके अपने शक को कंफर्म कर सकते हैं मिसकैरेज के मुतालिक। ट्रीटमेंट क्या हो? अल्ट्रासाउंड के ज़रिए बड़ा आसानी से मालूम हो जाएगा कि एम्ब्रियो ज़िंदा है या उसकी डेथ हो गई है। अगर मिसकैरेज हो गई है और सिचुएशन ऐसी है कि अगर मिसकैरेज की सिचुएशन है तो इस वक्त हमारे पास कई चॉइसेस हैं। हम मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं? अगर पेशेंट में कोई इन्फेक्शन के साइन नहीं है और मिसकैरेज हो गया है, मतलब बेबी की डेथ हो गई है, तो हमें मिसकैरेज के नेचुरल प्रोसेस का वेट कर लेना चाहिए। नो डाउट कि ये जो टाइम होता है बहुत इमोशनली डिफ़िकल्ट टाइम होता है और 3 to 4 वीक्स लग जाते हैं इस एबॉर्शन में, जो कि गुजारना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर एक्सपेल्शन इस टाइम में भी नहीं हो रही तो हम मेडिकल या सर्जिकल ट्रीटमेंट में से किसी से भी हेल्प ले सकते हैं जिस हेल्प की ज़रूरत हो। मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है कि अगर डायग्नोज हो जाए कि प्रेगनेंसी ख़त्म हो गई है तो मेडिकेशन के ज़रिए जो है बॉडी से प्रेगनेंसी के टिश्यू और प्लेसेंटा को हटाने की ज़रूरत होती है। मेडिकेशन जो है वो बाय माउथ और इंजाइना दोनों में लिए जा सकते हैं। हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो रिकमेंड करते हैं विजाइनली इस मेडिसिन रखने को, क्योंकि इसकी एफिकेसी भी बहुत है और उसके साइड इफ़ेक्ट जैसे कि नाज़िया और डायरिया जो है वो भी इसके कम है। तो 70 से 90% ख़वातीन जो होती हैं उनमें 24 आवर्स के अंदर मेडिकली विजाइनल ट्रीटमेंट के ज़रिए एक्सपेल्शन ऑफ बेबी हो जाता है, एबॉर्शन हो जाती है। लेकिन अगर किसी में मेडिकल ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा तो उस वक्त हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, या फिर उस वक्त हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है जब उस खातून में इन्फेक्शन के साइन सिम्टम्स हैं। इसके लिए माइनर सा सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है जिसको डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज कहते हैं। उसको शॉर्टली हम मेडिकल में DNC भी कहते हैं। इस प्रोसीजर में डायलेटेशन जो है वो सर्विक्स के लिए है और क्यूरेटाज जो है इसमें यूट्रस के अंदर क्यूरेट से जो बेबी के पार्ट्स हैं वो एक्सपेल किए जाते हैं, उसको रिमूव किया जाता है यूट्रस के वाल से। इसके कॉम्प्लिकेशन थोड़े से हैं। कभी कभार ये सर्विक्स के टिश्यू के कनेक्टिव टिश्यू को ये इफ़ेक्ट कर लेता है और कभी यूट्राइन वाल को। लेकिन जब इसकी ज़रूरत ही किसी इमरजेंसी की कंडीशन में होती है, इसके बगैर कोई चारा भी नहीं होता। वो कंडीशन क्या है कि किसी को इन्फेक्शन के साइन सिम्टम्स हो या किसी को हैवी ब्लीडिंग हो रही हो, तो उस वक्त हम नेचुरल टाइमिंग के लिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि फ़ीमेल की बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है। थैंक यू। ये था आज का लेक्चर। अगर